एक कंपनी जिसका काम ही डायरेक्शन दिखाना हो, उसका मैनेजमेंट कुछ ऐसा काम करता है जिससे कंपनी के शेयर होल्डर और इन्वेस्टर्स डायरेक्शन लेस हो जाते हैं। मैं किस कंपनी की बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ मैप्समाई इंडिया की, जो कि एक लिस्टेड कंपनी है। अभी कुछ ही दिनों पहले सडनली कंपनी ने बीएसई और एनएसई जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उन्हें ये बताया, इन्फॉर्म किया कि कंपनी के सीईओ रोहन वर्मा अब कंपनी के साथ नहीं रहेंगे। मार्च 2025 को वो कंपनी छोड़ देंगे और उसके साथ मैप्समाई इंडिया का B2C बिजनेस भी अपने साथ लेकर जाएंगे, जिसमें 90% शेयर होल्डिंग रोहन वर्मा की खुद की होगी और मात्र 10% शेयर होल्डिंग मैप्समाई इंडिया की होगी। यानी कि ये कुछ ऐसा है कि एक गाय है जिसे 50% मैं ओन करता हूँ और 50% आप सब लोग। इस गाय को एक बछड़ा होता है और फिर मैं आपसे कहता हूँ कि देखो बछड़ा है तो उसको खिलाना पिलाना पड़ेगा, फालतू का खर्चा है, तो ये जो बछड़ा है इसे मैं अपने पास ही रख लेता हूँ ताकि आप लोगों के खर्चे कम हो जाए। तो चलिए पूरी तरह से समझते कि ये मामला क्या है। ये एक ऐसा मामला है जिसमें मैनेजमेंट एनालिसिस कितना इंपॉर्टेंट है, ये पहली चीज़ आपको पता चलेगी। सेकेंड चीज़, किस तरह से कंपनी के प्रमोटर्स अपने शेयर होल्डर्स को गुमराह कर सकते हैं, इसका एक प्राइम एग्जाम्पल आज आपको पता चलने वाला है। ये कहीं और नहीं, अपने इंडिया में हो रहा है, शेयर मार्केट लिस्टेड कंपनी में हो रहा है। देखिए, मैप्समाई इंडिया मल्टीपल सर्विसेज ऑफर करती है रिलेटेड टू मैपिंग, जिसमें से उनकी एक सर्विस है क्लाउड मैपिंग सर्विसेज, जिसमें बड़े बड़े उनके क्लाइंट्स हैं जैसे कि पेटीएम, फोनपे, अमेजन, अलेक्सा वॉइस, फ्लिपकार्ट एटसेट्रा। और इंटरेस्टिंगली इस कंपनी में प्रमोटर्स के बाद अगर सबसे बड़ी शेयर होल्डिंग किसी की है तो वो फोनपे की है। अराउंड 19% शेयर होल्डिंग फोन पे ओन करता है इस कंपनी में। साथ ही कंपनी एडवांस नेविगेशन और लोकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है व्हीकल मैन्युफैक्चरर को। जैसे जितनी भी ऑटोमोबाइल कंपनीज है उनमें से काफी सारी कंपनीज इनकी सर्विस अवेल करती है, यूज करती है। सो जैसे कि आप देख सकते हो कि कंपनी का जो सबसे बड़ा कस्टमर बेस है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। इसके अलावा कंपनी का इंडिया में जीपीएस नेविगेशन में अराउंड 95% का मार्केट शेयर है और कंपनी का ये दावा है कि कंपनी के 5000 प्लस एंटरप्राइज कस्टमर्स हैं। यानी कि कंपनी का अगर बिजनेस को आप समझे तो ये B2B बिजनेस है। यानी मैप्समाई इंडिया अपने आप में एक बिजनेस है, ये सिर्फ दूसरे बिजनेस से जनरली डील करता है, जैसे कि ऑटोमोबाइल कंपनीज। मतलब ये डायरेक्ट यूजर बिजनेस नहीं है, इनका जो मेन बिजनेस है ना वो B2B है, वो हम जैसे आम लोगों के लिए नहीं बना है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि हमारी FMVM यानी फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन मेंटरशिप की बैच दिसंबर से शुरू हो रही है। अगर आपको फाइनेंस में बहुत डिटेल में जाकर ये चेक करना है कि कंपनी के फाइनेंशियल्स आगे चलकर कैसे परफॉर्म करेंगे, आने वाले टाइम में कंपनी की ग्रोथ किस तरह से होगी, उसकी फाइनेंशियल मॉडलिंग फिर कैसे करनी है और उसके बेसिस पर उसका DCF मेथड से यानी डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड से वैल्यूएशन निकाल के कैसे पता करें कि कंपनी अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड, तो ये सारी चीजें सीखने की अपॉर्चुनिटी अभी आपके पास है। 3 महीने की ये वीकेंड बैच चलती है, जिसके बाद आखिरी चंद सीटें बची है। तो अभी नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करके गूगल फॉर्म फिल कीजिए, जिसके बाद अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो आपको काउंसलिंग सेशन की लिंक मिल जाएगी। सो डोंट मिस आउट ऑन दिस अपॉर्चुनिटी। आपके सारे डाउट्स उस काउंसलिंग सेशन में क्लियर हो जाएंगे। फॉर्म की लिंक नीचे दी गई है। अब मैप्समाई इंडिया को पता चला कि हम सिर्फ B2B रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। एक तो उससे हमें कस्टमर का जो डेटा है, कहाँ वो जा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो पता नहीं चलेगा। सेकेंड चीज, हमें B2C में भी काफी सारी रेवेन्यू अपॉर्चुनिटीज हैं, वो भी हम टैप नहीं कर पाएंगे। तो इसे टैप करने के लिए कंपनी ने डिसाइड किया कि चलो हम एक B2C बिजनेस स्टार्ट करते हैं। इसलिए उन्होंने मैपल्स नाम का एक ऐप लाया। ये ऐप भी कोई ऐसा वैसा ऐप नहीं है, इसके 25 मिलियन डाउनलोड्स है, यानी कि 2.5 करोड़ डाउनलोड्स है। अब मैप्समाई इंडिया पिछले कई सालों से मैपल्स पर पैसा खर्चा कर रही है, उसमें वो अलग अलग यूजर बेस को अट्रैक्ट करने के लिए कई सारी चीज़ें कर रही है, उस पर पैसा खर्च कर रही है। और ताकि मतलब फ्यूचर में उनका ये गोल है कि हमें यहाँ से रेवेन्यू भी आएगा प्लस कस्टमर का डेटा भी आएगा, जो उनके B2B बिजनेस के लिए भी और ज़्यादा हेल्पफुल होगा। लेकिन फिर अचानक से कंपनी के CEO रोहन वर्मा ने डिसाइड किया कि देखो अब मैं मैप्समाई इंडिया नहीं चलाऊंगा, उसका CEO नहीं बनूंगा और अब मैं कंपनी छोड़कर जा रहा हूँ। और सिर्फ जा नहीं रहा हूँ, और मैं मैपल्स जो कि कंपनी का बिजनेस है, छोटा मोटा नहीं बड़ा बिजनेस, और ऐसा भी नहीं कि जस्ट स्टार्ट हुआ है, 2.5 करोड़ यूजर्स, यू कैन इमेजिन दैट, वो लेकर मैं जा रहा हूँ। सबसे खतरनाक बात कि 90% शेयर होल्डिंग रोहन वर्मा की होगी, मेरी होगी, ऐसा उनका कहना है। 10% सिर्फ कंपनी की होगी। अब इसके बाद फिर कंपनी का जो कॉन्फ्रेंस कॉल था वो हमने सुना कि एग्जैक्टली उसमें शेयर होल्डर्स ने क्या कुछ सवाल जवाब किए। तो सुनने के बाद हमें काफ़ी सारी शॉकिंग चीज़ें पता चली, जो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत ही डिटेल में। और उससे भी इंटरेस्टिंग बात यह कि मैप्समाई इंडिया कंपलसरी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के जरिए 35 करोड़ रुपीस मैपल्स को देगी, इस B2C बिजनेस को देगी। मतलब गाय को खिलाए पिलाए हमने, जब बछड़ा हुआ तो मैं बोल रहा हूँ कि नहीं मैं लेकर जा रहा हूँ। और देखिए, जो मैंने एग्जाम्पल बताया बिल्कुल वैसा ही हुआ। कॉन्फ्रेंस कॉल में एक शेयर होल्डर ने उनसे सवाल पूछा कि आप इसको लेकर जा रहे हो, पर क्या आपको ये नहीं लगता कि इसे कंपनी की एक सब्सिडरी बनानी चाहिए, क्योंकि पैसा हमने लगाया है, कंपनी ने लगाया है, प्रोडक्ट को बिल्ड कंपनी ने किया है, अब आप बोल रहे हो कि आप लेकर जा रहे हो। क्योंकि देखिए, बड़ी बड़ी कंपनीज हो, अमेजन हो, गूगल हो, कोई भी कंपनी हो, रिलायंस हो, कोई भी नया बिजनेस शुरू करते तो इट इज सब्सिडरी बिजनेस रहता है मेन बिजनेस का।
अब रिलायंस ये बोलता है कि मैं रिलायंस रिटेल बहुत अच्छा है, मैं इसको अलग शुरू करता हूँ, लेकिन पैसा मैं रिलायंस का यूज करूंगा, सो दैट वुड बी अनफेयर। तो इसीलिए रिलायंस जितनी भी कंपनी, उनकी सब्सिडरीज और एसोसिएट कंपनीज मिलकर रिलायंस की करीब 90 कंपनीज आती है। तो शेयर होल्डर ने सवाल पूछा कि आप इसे सब्सिडरी क्यों नहीं रख रहे हो। जवाब सुनिए, जवाब बड़ा बेहतरीन था कि काफी लंबे टाइम से हम कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमने देखा कि कंपनी लॉस मेकिंग है, जिससे कंपनी की जो मार्जिन है वो खराब हो रही है, और इसलिए हम चाहते कि हम इसको रोहन को दे दें, ताकि रोहन इसको अलग से चलाएगा 90% शेयर होल्डिंग लेके, और 10% हम आपको दे रहे हैं। जितना आपने पैसा वैसा डाला है अब तक, जितना भी आपने पूरी तरीके से इसको बिल्ड किया है, उसका हम 10% आपको देके निकल रहे हैं। तो वहीं पर बहुत सारे जो मतलब वो फील आ रहा था उस कॉन्फ्रेंस कॉल में, फ्रस्ट्रेशन क्लियरली दिख रहा था शेयर होल्डर्स का कि दे वर हेल्पलेस। तो अगले शेयर होल्डर ने फिर ये सवाल पूछा कि ठीक है, आपने कंपनी तो ले ली, हमसे पूछा नहीं, बिकॉज वी आर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, मेजॉरिटी प्रमोटर्स के पास है, यानी कि रोहन वर्मा के जो पेरेंट्स है, दे आर द फाउंडर्स ऑफ द कंपनी। उन्होंने कंपनी शुरू की तो फैमिली बिजनेस है, 52% 53% शेयर होल्डिंग उनके पास है। तो उन्होंने डिसाइड किया, डन हो गया, बोर्ड में रिजोल्यूशन वगैरह पास हो गया, सीधा इन्होंने बोर्सेस को बताया, एक्सचेंजेस को बताया, और शेयर होल्डर्स इसका आता पता नहीं था। अब अगले शेयर होल्डर ने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा कि आप ये बताइए कि इससे जो रॉयल्टी है, क्योंकि जो मैपल्स है वो मैप की जो लोकेशन वगैरह बताता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर किसका है, मैप्समा इंडिया का, तो रॉयल्टी कितनी मिलेगी। ये बोले कि देखो रॉयल्टी का तो अभी हमने सोचा नहीं है, बट हम बोर्ड में जरूर इस मुद्दे को उठाएंगे। तो इससे ही जुड़ा हुआ अगले शेयर होल्डर का सवाल आया कि आपने मात्र 10% शेयर होल्डिंग दी है कंपनी को, मैप्समा इंडिया को, या आइडियली 50-70% होनी चाहिए, तो इसे आपने बढ़ाया क्यों नहीं। तो उस पर काफ़ी ज़बरदस्त जवाब था कंपनी के मैनेजमेंट का कि देखिए कंपनी लॉस मेकिंग है, तो 10% ही शेयर होल्डिंग आप रखेंगे तो कंपनी को लॉसेस कम होंगे मैप्समा इंडिया को, वो अगर आप बढ़ाएंगे तो कंपनी के लॉसेस और बढ़े हुए दिखेंगे, तो जितनी कम शेयर होल्डिंग रखेंगे उतना बेटर। और एक और चीज़ अगर आपको याद है तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी कि कंपनी मैप्समा इंडिया इस B2C बिजनेस में और 35 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी कंपलसरी कन्वर्टिबल डिबेंचर्स के जरिए, और जब वो डिबेंचर्स इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे तो उसकी वैल्यू 35 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगी, नो मैटर उस टाइम कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो 100 करोड़ है, 1000 करोड़ या 1 लाख करोड़ है, आपको कंपनी को मिलेंगे मात्र 35 करोड़ की इक्विटी। तो दिस इज़ लाइक अ मतलब लाफेबल सिचुएशन कि मतलब मैप्समा इंडिया इन्वेस्ट करेगी किसी बिजनेस में, अगर वो बिजनेस बड़ा बना तो भी आपको कुछ मिल नहीं रहा है, और अगर वो बिजनेस फेल हो गया तो आपके 35 करोड़ रुपए गए। और ये तो 35 करोड़ अभी इन्वेस्ट करने वाली बात थी, इसके पहले जो पैसा इतना सारा इन्वेस्ट किया है वो सब गया। अब देखिए जो मैपल्स इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ कर रहा है मैप्समा इंडिया का, वो मतलब अभी तो प्लान यही है कि फुकट में यूज़ करेगा। तो ये तो ऐसा हो गया कि आप तो फुकट में सर्विसेज बांट रहे हो, फिर जो बाकी आपके क्लाइंट्स हैं, फिर फ़ोन पे हो, बाकी लोग हो, वो भी क्यों पे करें, उनको भी सेम चीज़ होनी चाहिए। मतलब इस तरह का मतलब काफ़ी एक बायस्ड डिसीजन और बायस्ड एक्शंस यहाँ पर मैनेजमेंट के द्वारा देखी गई है। आगे की और शॉकिंग चीजें बताने से पहले मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। अर्ली 2010s की बात है। डैन लोइब नाम का एक व्यक्ति देखता है कि याहू करके कंपनी जो है सर्च इंजन, एक टाइम बहुत बड़ा सर्च इंजन था गूगल आने से पहले, तो वो काफी स्ट्रगल कर रही है कंपनी। तो उन्होंने देखा कि क्या कुछ प्रॉब्लम्स है, उन्हें पता चला कि कंपनी के लीडरशिप में प्रॉब्लम है, कंपनी के एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम है और कंपनी डायरेक्शन लेस है। तो उन्होंने कंपनी में 5.8% स्टेक खरीद लिया और उसके बाद सबसे पहली चीज उन्होंने एग्जीक्यूटिव्स को बदलना शुरू की। उन्होंने सबसे पहले एक्सपोज किया कि कंपनी के जो सीईओ है स्कॉट थॉमसन, उन्होंने अपना रिज्यूमे फैब्रिकेट किया है, गलत चीज़ें उसमें बताई है, ऐसी डिग्री उन्होंने बताई है जो कभी उनके पास थी ही नहीं। इस रिविलेशन के बाद याहू को अपने आप में काफ़ी खराब फील हुआ, एम्बैरेस्ड फील हुआ और कंपनी ने उन्हें सीईओ पद से हटा दिया। जिसके बाद लोएब ने धीरे धीरे कंपनी के काफ़ी सारे बोर्ड मेंबर्स को कंपनी से हटा दिया और नए सीईओ को लाया जिनका नाम था मेरिसा मेयर। अब मेरिसा ने क्या किया कि याहू के पास अलीबाबा का काफ़ी सारा स्टेक था, उसे बेच दिया, जिससे कंपनी को बिलियंस ऑफ डॉलर्स मिले रिटर्न में। उसके साथ कंपनी के कोर प्रोडक्ट्स को उन्होंने चेंज किया, कंपनी में फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी लाई, काफ़ी चीज़ें लाई। बाद में लोएब ने अपना जो स्टेक है वो अच्छे खासे प्रॉफिट पर बेच दिया और बाद में याहू वेराइजॉन के साथ मर्ज हो गई। वो आगे की बात अलग है, बट लोएब ने इस केस में काफी सारा प्रॉफिट कमा लिया। अब ये जो डैन लोएब नाम का बंदा है, ही इज एन एक्टिविस्ट इन्वेस्टर। मतलब ऐसे भी इन्वेस्टर की कैटेगरी है जब ये लोग देखते हैं कि शेयर होल्डर के साथ गलत हो रहा है तो ये लोग कंपनी में एंटर करते हैं, गलत मैनेजमेंट को गायब कर देते हैं और कंपनी को टर्न अराउंड करके शेयर होल्डर्स को वैल्यू प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। एट द सेम टाइम खुद भी काफी सारा पैसा कमा लेते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली इंडिया में ऐसे कई सारे एक्टिविस्ट इन्वेस्टर्स की जरूरत है, लेकिन इंडिया में कोई है नहीं। और जो राहुल वर्मा है, ही स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट, काफी बड़ा मतलब ये बिजनेस है उनका अपने आप में, एंड इट इज ऑल्सो ग्रोइंग वेरी वेल। जो ये लोग प्रॉफिट का बहाना दे रहे हैं कि प्रॉफिट बहुत ये हो रहा है वो हो रहा है, तो मैं आपको कंपनी के कुछ फाइनेंशियल्स भी दिखाता हूँ कि पिछले 3 सालों में, अगर 5 सालों का 3 सालों का डेटा देखें तो इन द लास्ट 3 ईयर्स कंपनी का कंपाउंडेड सालाना रेवेन्यू 36% से बढ़ रहा है और प्रॉफिट 37% से बढ़ रहा है।
और यहाँ पर आप कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो वो भी काफी हद तक कंपनी ने कंट्रोल की है, मतलब अराउंड 40% के करीब वो लगातार रही है। मैक्सिमा इंडिया पर वापस आते हैं। अब मैक्सिमा इंडिया में ये सारी चीजें देखने के बाद शेयर होल्डर बौखला गए, मतलब उन्होंने अपना एंगर दिखाया अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के जरिए, और जिसके बाद कंपनी पर प्रेशर आया और कंपनी ने जो 35 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट की जो प्लानिंग की थी मैपल्स में वो भी हटा दी है। मतलब कंपनी ने अभी बता दिया कि 35 करोड़ रुपीस अब हम मैपल्स में इन्वेस्ट नहीं करने वाले, लेकिन जो स्टेक है वो 10% ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। बाकी रोहन वर्मा ही रहेंगे, वही कंपनी को CEO बन के चलाएंगे मैपल्स को, और 90% कंपनी का स्टेक उनके साथ ही रहेगा। मतलब इन्वेस्टर्स की तो यही भावना है कि दिन दहाड़े हमारे घर में डकैती हुई है, और वही है कि हमारे जो पैसे हैं जो मैक्सिमा इंडिया की इन्वेस्टमेंट रही है उसका गलत फ़ायदा हुआ है। सो दिस इज़ नथिंग बट अ वेरी बिग रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, जहाँ पर जो मैनेजमेंट है उसने अपने फ़ायदे में ज़्यादा ये डिसीजन लिया है रादर देन शेयर होल्डर्स के फ़ायदे में। कंपनी की जैसे ही ये चीज़ें बाहर आई, कंपनी की शेयर प्राइस 2-3 दिनों में ही 12% से ज़्यादा से गिर चुकी थी। देखिए, जब भी आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हो और आपको पता चलता है कि कंपनी का मैनेजमेंट इस तरह का है, तो मेरी तो आपसे राय होगी, गुजारिश होगी कि आप 10 कदम दूर ही रहिए। कि एक बार आदमी अडल्ट एज में आ जाए तो उसका बिहेवियर ज़्यादा चेंज नहीं हो पाता। तो अगर किसी पर्सन का बिहेवियर ऐसा है कि लोगों को पागल बनाना है, तो आने वाले टाइम पे भी वो लोगों को पागल ही बनाता रहेगा। तो इसीलिए जब जब आपको ऐसा मैनेजमेंट मिलता है कहीं पर, तो उससे आप दूर ही रहिए। और ऐसी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस होते हैं बड़े बड़े, वो आपके लिए एक बहुत बड़ी सीख है। और यही पॉइंट था मेरा कि आज का एक वीडियो बनाना, और आप सभी को ये जो रियलिटी है वो आपके सामने शेयर करना कि ये क्या हो रहा है इंडिया में। मैं आशा करता हूँ कि सेबी और बाकी लोग जल्दी इस पर इंक्वायरी शुरू करेंगे और जो शेयर होल्डर्स है उनको न्याय देंगे, जो कि उनको मिलना चाहिए इस केस में। अगर यही चीज़ USA जैसी कंट्री में होती तो ऑफकोर्स ये डील कैंसिल करनी पड़ती कंपनी को। उस तरह की पावर्स वहाँ के रेगुलेटर्स के पास है, और बाकी कोर्ट में भी शेयर होल्डर्स जा सकते हैं और तुरंत उसका रिजल्ट भी आ जाता है। और अगर कुछ शेयर होल्डर अभी इंडिया में कोर्ट में भी जाते हैं तो मतलब हिस्टोरिकली देखा गया है कि काफ़ी ज़्यादा टाइम इंडिया में लगता है कि इसके रिजल्ट्स आने में। तो वॉरेन बफेट जैसा कहते हैं कि रेपुटेशन बनाने में आपको 20 साल लगते हैं, लेकिन रेपुटेशन अगर गिरानी है, तोड़नी है, तो 5 मिनट्स आर सफिशिएंट। तो इस तरह की चीज़ें आपको किसी भी व्यक्ति का रेपुटेशन पता करने में मदद करेगी कि रियल में वो मैनेजमेंट, वो व्यक्ति कैसे हैं। तो सावधान रहे, सतर्क रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।